मिनी काशी, और मिनी काशी में राजनीति का बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। यहाँ से भविष्यवाणियाँ भी होती है। और पिछले दिन आपने जिस व्यक्ति को देखा था, जिसका बयान अभी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, उस व्यक्ति हमारे पास हैं डॉक्टर एस के सैनी जी। पिछले दिन आपके द्वारा एक ऐसी बयान का जिक्र किया गया जो पूरे बिहार को हड़कंप मचा दिया। इतना बड़ा आपने खुलासा कर दिया, सरकार बन गई फिर एक बार महागठबंधन की। सर, इससे पहले भी आप लोगों को मैंने मैसेज दिया था और बताया भी था कि आगामी 2 से 3 महीने के अंदर बिहार में पुनः महागठबंधन में माननीय श्री नीतीश कुमार वापसी करेंगे और बड़े पैमाने पर और मजबूत पैमाने पर बिहार में गठबंधन जो है चलेगा और बनेगा। सरकार पुनः जो है उठापटक के बाद आपने देखा कि अगस्त महीना पूरा पार नहीं किया और 16 तारीख आज है, और आज मंत्रालय का जो है ना कुछ लोगों को जो है प्रभार मिलने की बात आ गई। आखिर जो बात मैंने 3 महीने पहले आप लोगों से बोला था, सच ये है कि आ गई बात सामने, क्योंकि एनालिसिस हम लोग भी करते हैं बिहार की और पूरे देश की राजनीति की। मैं बता दूं आपसे कि आगामी समय में 2024 में माननीय श्री तेजस्वी यादव अगर नीतिगत व्यवस्था कायम करके रणनीति के साथ माननीय नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिला करके, और कुछ ऐसी पार्टियां हैं इस बिहार में जिनके खत्म करने के लिए माननीय श्री नड्डा जी ने बिहार में छोटी छोटी पार्टियों को, इस देश में छोटी छोटी पार्टियां जहां भी है, श्री नड्डा जी ने कहा था कि इसको मैं खत्म कर दूंगा। यदि नड्डा जी इस बात को नहीं कहते तभी महागठबंधन नहीं टूटता। देखिए, नड्डा जी के कहने न कहने से तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब रही बात, नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से जो है इस देश के नौजवानों के साथ गद्दारी किया, थोथली बयानबाजी दे करके। आज बेरोजगारी जो है चरम पर है, आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान आपने देखा? तेजस्वी यादव ने जो भी बयान दिया है वो कहीं से कोई गलत नहीं किया है, और कहीं से अभी देखिए ना, यहाँ गिरिराज सिंह जी कुछ और चिल्ला रहे हैं। उनके वो पथ निर्माण मंत्री जो थे वो अपना इतिहास बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आप देख रहे हैं कि सरकार कितना दिन चलेगी और कितना नवीन नितिन के विषय में मैं बता रहा हूँ आपको। इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज का मतलब क्या होता है? जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सुदूर इलाके में जो गरीब तबके के लोग हैं, सजग और होशियार होकर के अपने अधिकार के साथ अगर वो रोड पे आ गए, अगर वो सदन में पहुंचने लगे, अगर वो क्या कहते हैं कोर्ट कचहरियों में जा कर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे, कहने का मतलब ये है कि वह गरीब तबका जो सदियों से अछूता रहा, वह गरीब तबके के लोग, चाहे वो SC ST के हों, OBC के हों, माइनॉरिटीज़ के हों, ये लोगों को अपने अधिकार की जब जानकारी हो गई बाबा साहब के संघर्षों के बाद, जो बाबा साहब ने संविधान दिया, आप देखिए अमृत महोत्सव लोग मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव किसके लिए है? किसके लिए है? मैं मैं आपसे बता दूं कि अमृत महोत्सव जो 500 बीघे की काश्तकारी जिसके पास है, जिसके घर में अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, जो इस पूरे कलबल छल करके तीनों से जो है इस भारतवर्ष की और भारतवर्ष की व्यवस्था और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको तार तार करके अपने आप को आगे बता रहा है, उसके लिए अमृत महोत्सव है। जिसके मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि देखिए जिस तरह से देख रहा, शोषित वंचित सबकी बात कर रहे हैं, तो आज राष्ट्रपति कौन बना है, प्रधानमंत्री कौन बना है, उपराष्ट्रपति कौन बना है, मुख्यमंत्री कौन बना है, इस पर भी बात होनी चाहिए ना। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल बिहार में अति पिछड़ा दे करके एक उल्लू सीधा करने का भाजपा के लोगों ने एक साजिश किया। द्रौपदी मुर्मू को बना करके, अभी द्रौपदी मुर्मू ने, श्री द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्राध्यक्षा हैं, राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन इससे पहले द्रौपदी मुर्मू से पहले इस भारतवर्ष में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी थे। इस देश में मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्र अस्थिर होने की बात आ गई। आपने देखा कि 250 RDX, 250 कुंटल RDX इस देश में, जब जिसके पास जो है IB है, जिसके पास CBI है, जिसके पास भारत की टोटल व्यवस्था और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं टोटल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, श्री राष्ट्रपति जी को इस बात पर
थोड़ा सा भी मलाल हुआ, उन्होंने एक बार भी जवाब दिया? एक बार भी पूछा इस भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी से? वो तो राष्ट्रीय क्या कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं इस भारतवर्ष के, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद होता है, सबसे बड़ा कुर्सी पर, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ करके हमारे राष्ट्रपति जी ने इस विषय पे किसी भी तरह की कोई बात कही क्या? तो उसी तरह से मैं राष्ट्रमाता श्रीमती क्या कहते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। ये तो सही बात है, लोकतंत्र की जड़ें कहाँ मजबूत हुई है? उत्तर प्रदेश में आपने देखा जो कांड हुआ, लड़की को जीभ तक काट दिया गया और उसके बाद उसके बिना घर के इजाजत के उस लड़की को जला करके हटा दिया गया। राष्ट्र तो निश्चित रूप से राष्ट्र की जड़ें मजबूत है। आप भाजपा के विरोधी हैं कि फॉरवर्डों का विरोधी हैं? मैं भाजपा के विरोधी नहीं हूं और न फॉरवर्डों के विरोधी हूं। मैं इस देश की जो चल रही अमन चैन की व्यवस्था, मैं भाजपा के, इससे पहले भाजपा की बात क्यों करूं मैं? और इस देश में जो हर तरह के तबके के लोग हैं, इस देश में जितना अधिकार फॉरवर्डों का है, बैकवर्डों का है, उतना अधिकार फॉरवर्डों का है, ब्राह्मण समाज का है, भूमिहार समाज का है, कायस्थ समाज का है, क्षत्रिय समाज का है। तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड समाज को वंचित तो कर दिया जा रहा है सत्ता से। अब सत्ता से वंचित तो कर दिया केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी वंचित कर दिया। तो अभी किसकी सरकार चल रही है? दलितों की सरकार चल रही है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मीडिया के लोग सामाजिक व्यवस्था जो भारत के लोकतंत्र में है और उस लोकतंत्र के, अच्छा क्या कारण है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत को एक नए शिल्पकार के रूप में नहीं बल्कि पुराने शिल्पकार के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान दिया, और उस भारतीय संविधान में फॉरवर्डों के लिए 10% आरक्षण जो कि 15% है, उसमें 10% आरक्षण देने का काम किया, और जनरल के कोटे में हो करके टोटल अगर मिला दिया जाए तो 50-60% हो जा रहा है। आप एक चीज बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर किसी के लिए गलत करते, अगर इस देश में फॉरवर्डों के की हकमारी करते, तो ये आरक्षण की बात तो नहीं करते। यहाँ पे कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, मैं आपसे बताना चाहता हूं पत्रकार साहब कि भाजपा की सरकार जब से आई 2014 से, हिंदू खतरे में है। मैं भी हिंदू हूं, कहां खतरे में हूं? अगर इस देश का फॉरवर्ड और अगर इस देश का जो इस देश के लोकतंत्र को अच्छी तरह से देखना नहीं चाहते, बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश की व्यवस्था को तार-तार करना चाहते हैं, इस देश की टोटल व्यवस्था को किसी गैर जिम्मेदाराना पर्सन को दे करके लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का कर्जा दे करके उसका हिसाब नहीं लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो इससे पहले कहा कि आटा चावल और दही दूध पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये फॉरवर्ड लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, फॉरवर्ड की बात आपने कहा बैकवर्ड से, हम हमारे अगले स्टेटमेंट में उसमें अधिक से अधिक फॉरवर्ड लोगों ने उसमें उसका ये किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र आपका नहीं है क्या? ये लोकतंत्र मेरा नहीं है क्या? ये मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है क्या? आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वाला लोग कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को कौन तोड़ता है? जंगल राज आने की बात कौन करता है? गिरिराज सिंह करते हैं, नवीन जी करते हैं, क्या कहते हैं, श्री मोदी करते हैं। नवीन जी कह रहे हैं कि एजेंसियों से गाड़ी को हटा लिया जाता था। अरे तब का समय कुछ और है। माननीय लालू प्रसाद जेल की सलाखों में है, जो उन्होंने कहा किया, उनकी सजा भारतीय लोकतंत्र में, चाहे वो नीतीश कुमार हो या भारत के लोकतंत्र में जो व्यवस्था हुई कानूनी, उसमें किसी को भी बकसने का ये भारत के लोकतंत्र में व्यवस्था नहीं है। जब हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो नीतीश कुमार परिस्थितियों को सीएम कह गए, उसके बाद शहाबुद्दीन साहब फिर अंदर गए। ये कहाँ का लोकतंत्र है? सर, परिस्थितियां उस तरह की बनी और लोग क्या कहते हैं, आपने कहा कि शहाबुद्दीन अंदर गए। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो शहाबुद्दीन हो या मैं हूं, भारत के संविधान के संवैधानिक तरीके से चलने की बात नहीं करेगा और बेकार की बात करेगा, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में कानून उसको नहीं छोड़ेगा। मैं खुद कह रहा हूं, अभी आपने देखा प्रकरण अभी क्या कहते हैं, लवली आनंद का प्रकरण अभी चल रहा है। मैं खुद कह रहा हूं कि जो कानून के साथ खिलवाड़ किया, बिल्कुल उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। और जब तेजस्वी ने भी बोल दिया और नीतीश कुमार भी बोलते रहते हैं हमेशा कि मेरी जो राजनीति है और मेरी जो व्यवस्था है, जीरो टॉलरेंट की बात करता हूं मैं किसी को फंसाता नहीं हूं और किसी को हटाता और बचाता नहीं हूं। जब उन्होंने कह दिया
तो जंगल राज की बात किस बात के लिए कर रहे हैं? वह गरीब जो देहात सुदूर इलाके से अपने अधिकार के लिए जाकर आकर के रोड कोर्ट कचहरी और ब्लॉक थाने में जो है अपने अधिकार की बात करने लगा, तो वो जंगल राज हो गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब, वो जंगल राज हो गया? और जब माननीय नीतीश कुमार आपके साथ हैं थे जब, तो उस समय इनकी नीतिगत व्यवस्था जो है बिहार की ठीक थी, चाहे वो वित्तीय व्यवस्था। महागठबंधन टूटने का रीजन क्या था? रीजन क्या था? मुख्य वजह क्या था? देखिए, महागठबंधन, नीतीश कुमार वहाँ अपने आप में घुटन महसूस कर रहे थे, नीतीश कुमार के बातों को सुनी नहीं जा रही थी, या भाजपा उनके ऊपर दबाव बना रहा था, या महागठबंधन कोई चाल चला, उसके चाल में फंस गए? देखिए, भारत में अभी सबसे बड़े पार्टी के रूप में लोग कह रहे हैं भाजपा है। भाजपा के श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने क्या बोला अभी बिहार में आकर के? बिहार में अपने साथ भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने कर दिया, और उनके शब्दों में छोटी छोटी पार्टियों का नाम लिया गया कि इसको खत्म कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं श्री नड्डा से कि आपको देश के संविधान ने आपको इस लोकतंत्र को बचाने के लिए बनाया है। आप अगर 7 ऑफिस का उद्घाटन जो किए हैं इस पटना की धरती और बिहार में, उस 7 जगह पे आप बढ़िया यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करते हैं, आप 7 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हैं, यहाँ क्या कहते हैं कुछ गरीबों के 7 लाख गरीबों के घर में जो है उसकी झोपड़ी हटा करके जो है घर बनाने का काम करते हैं, 7 लाख बच्चों को जो है किसी स्कूल से जोड़ते हैं, मुफ्त में शिक्षा दिलवाने की बात करते हैं। उस पर तो आपकी पॉलिसी गड़बड़ है। आपको लोकतंत्र में जो है सबकी आज़ादी है, इसलिए जो मर्जी करेंगे। मैं कहता हूं नड्डा से, मैं पूछना चाहता हूं कि श्री नड्डा, आपको क्या हक बनता है कि इस भारत की व्यवस्था को जो टैक्स के रूप में लोगों से लिया जाता है, बल्कि अधिक, एक टैक्स की जगह पे हजारों टैक्स, दूध खरीदने जाओ उसमें भी टैक्स, दही खरीदने जाओ उसमें भी टैक्स, गेहूं खरीदने जाओ उसमें भी टैक्स, चावल खरीदने जाओ उसमें भी टैक्स, ट्रेन का टिकट खरीदने जाओ उसमें भी टैक्स। अरे भाई, टोटल आप कहते हैं कि एक टैक्स, एक देश एक टैक्स, एक आदमी एक टैक्स, तो फिर ये हजारों टैक्स कहां से आ गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं श्री नड्डा से को हिदायत देना चाहता हूं कि आपके भाजपा के कार्यालय से बिहार और उत्तर प्रदेश तथा देश नहीं चलता है। आप कार्यालय का उद्घाटन करते हैं, आप श्री पटेल की मूर्ति जो है अरबों रुपया लगा करके जो है पटेल की मूर्ति बना देते हैं। अगर मेडिकल कॉलेज बनाते तो इस देश के जुआ जो है कुछ लोगों को रोजगार मिलता, कुछ लोगों को शिक्षा मिलती। यहां मेडिकल कॉलेज बनाते तो कम से कम जो कोरोना आपने देखा देश में पूछने पर कि भाई आप इस चीज को क्यों बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, जब देश पूछ रहा है तो कह रहे हैं कि उस पे उसकी व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मेडिकल कॉलेज, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, मठ मंदिर जो है बंद हो गया था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है बंद हो गए थे, प्राइवेट डॉक्टर बैठना बंद कर दिए थे, तो बचाया कोरोना से किसने? आपके मेडिकल, वही सरकारी मेडिकल कॉलेज ने इस देश की व्यवस्था को सुदृढ़ किया, इस देश के लोगों को बचाने का काम किया कोरोना जैसे बीमारी में। एक बात मैं रोकना चाहता हूं कि फिर एक बार आपकी भविष्यवाणी होगी क्या 2024 को लेकर? मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव या नहीं? तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं, श्री तेजस्वी यादव 2025 में भावी मुख्यमंत्री, आज मैं कह रहा हूं, लेकिन 2025 में इन छोटी छोटी पार्टियों को, जैसे भारतीय समाज पार्टी हुई जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं, क्या कहते हैं बहुजन समाज पार्टी हुई, तेजस्वी जी तो क्या कहते हैं पिछले ही बार जो है विधानसभा के चुनाव में जो है मुख्यमंत्री बन गए रहते, लेकिन चुक हो गई। चुक उनके साथ में कुछ ऐसे रहने वाले नेता हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे लिए भी आदरणीय है, जिनके कथनी और करनी में दोनों में अंतर है, और न उनके समाज के लोग तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना बंद कर दिए। कहने का मतलब, आपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात की। तेजस्वी यादव को अगर 80 विधायकों को जिता करके अगर मैंडेट किसी ने दिया तो उसमें अधिक से अधिक हाथ एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज निश्चित रूप से जो है सबसे बड़े पैमाने पर इन लोगों का हाथ रहा। और एसी एसटी तथा माइनॉरिटीज नीतीश कुमार के भी साथ रहा। नीतीश कुमार के साथ इसलिए था क्योंकि वो जातीय उन्माद नहीं फैलाते। मैं कहता हूं शाहाबाद ही नहीं, पूरे बिहार में तेजस्वी यादव इन छोटी छोटी पार्टियों को
अगर लेकर के चलने की शुरुआत कर देते हैं, ये सागर, माननीय तेजस्वी यादव से मैं कहना चाहूंगा कि इस देश की जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जितना भी विपक्ष का फ्रंट है, उस विपक्ष के फ्रंट को एक करने में अगर आप भूमिका निभाते हैं माननीय नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के फिराक में, तो 2025 की कुर्सी आपसे दूर नहीं है। और हम लोग भी आपके साथ न रहते हुए भी माननीय तेजस्वी यादव इस चीज को समझ लीजिए कि डॉक्टर सैनी वादा करता है कि चाहे मैं टंग जाऊंगा या इस भारत के लोकतंत्र में हमारे पीछे आईबी, हमारे पीछे सीबीआई, हमारे पीछे कितने भी संस्थाएं श्री मोदी लगा दें, लेकिन 2025 में मैं दावे के साथ कह रहा हूं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। यानी दावे के साथ कह रहा हूं। यानी देख लीजिए, एक तरह से कहीं ना कहीं बातें निकल के सामने आई और माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव का अब हनुमान बन चुके हैं आप। तेजस्वी यादव का हनुमान हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने जो जहां से आपकी बातें स्टार्ट हुई वहां से तेजस्वी यादव की झलक आपने शुरुआत कर दिया है। 2025 के लिए आपने पिच बना दिया है कि तेजस्वी यादव को बैटिंग करना है। देखिए, तेजस्वी यादव थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें। जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने क्या गलती किया था पिछली बार? कांग्रेस जैसे पार्टी को वो ठीक है, लेकिन उतना सीट उनको नहीं देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को जितना सीट दे करके और अधिक से अधिक सीटों पर हरा दिए। 70 सीट देने की जरूरत नहीं, 50 सीट भी देते और 5-5 सीट छोटी छोटी पार्टियों को देते, जिसमें बिहार में राजभर बहुत बड़े पैमाने पर, कहीं राजवार लिखता है, कहीं राजभर लिखता है, कहीं राजवंशी लिखता है। आप नवादा नालंदा में जाकर के देखिए, माननीय नीतीश कुमार राजभर के भी ताकत को अच्छी तरह से समझते हैं। अब रही बात SC/ST की, इस देश में जो चमार, दुसाध, मुसहर, पासी, डोम है, इन लोगों की जो संख्या बल है, श्री नीतीश कुमार से अपील करता हूं, श्री तेजस्वी यादव से अपील करता हूं कि इन पार्टियों को मिला करके अगर पूरे देश में एकजुटता का माहौल कायम करते हैं तो निश्चित रूप से आप 40 सीट का समीकरण देते हैं। आगामी 40 और 60 नहीं, 150 सीटों से श्री मोदी को आप जो है पीछे, कुर्सी से पीछे कर देंगे। मोदी को आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग रणनीतिकार हैं, हम लोग बताएंगे कि जनता की मांग क्या है। जनता के बीच में जाकर के हम लोग भी उसके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। जनता तो तराहिमाम की स्थिति में है, देश संकट के दौर से गुजर रहा है। श्री नीतीश कुमार जी, देश को जरूरत है आपको। और मैं तेजस्वी जी से कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी, हम लोग आ रहे हैं आपके साथ। आप केवल मन बनाइए और तरीके से आप देखिए कि SC/ST जो आपसे बिखरा पड़ा है वो आपके साथ निश्चित रूप से अगर नहीं जाता है तो बिहार से हम लोग राजनीति खत्म कर देंगे। 2025 में संकल्प लेता है डॉक्टर सैनी भी। आपको एक बार आपके बचपन में संकल्प दिया था, आपको याद नहीं है? जिस दिन मैं आपसे मिलूंगा, जिस समय हम बैठे थे, संजय यादव बैठे थे, नवल यादव बैठे थे, तेज प्रताप यादव बैठे थे, हम लोगों ने 4 बार आपके साथ एक बैठक के कमरे में जो है, एक कमरे में रणनीति तैयार कर रहे थे, जिसमें माननीय लालू प्रसाद जी होटवार जेल में थे, बंगला बिरान की तरह लगता था। और उसी का उपज है कि दूसरी बार CM की कुर्सी तक पहुंचे माननीय तेजस्वी यादव। और मैं वादा करता हूं तेजस्वी बाबू, 2025 CM की कुर्सी अगर आपसे अलग हो गई तो डॉक्टर सैनी आपको अपना ये चेहरा कभी नहीं दिखाएगा बिहार में। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं आपके CM बनने से। मैं आऊंगा भी मिलने।